कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा जिंदा रहती हैं, जिन पर वक्त का कोई असर नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको मुकम्मल होने में 16 साल लगे। इस कहानी को देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मगर कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा पहले ये काम तो कर लें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलती रहे। इस कहानी की शुरुआत में हम नजीब और उसके छोटे भाई हकीम को देखते हैं, जो सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हैं और अब एयरपोर्ट पे अपने कफील को ढूंढ रहे हैं। कफील एयरपोर्ट पर आ रहे होते हैं, लेकिन उनका कफील अभी तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और एक आदमी से कहते हैं कि हमें अपने कफील को कॉल करना है। तो वो उन्हें कॉल करने के लिए टेलीफोन दे देता है। जब ये कॉल करते हैं तो कॉल की रिंग तो बज रही होती है, लेकिन कोई भी बंदा कॉल नहीं उठाता। वो उन्हें कहता है कि आज यहाँ पर फ्राइडे है, इसलिए यहाँ पर छुट्टी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा कफील रास्ते ही में होगा, आप यहीं पर खड़े होकर उनका इंतजार करें। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन इनका कफील अभी तक नहीं पहुंचा। फिर ये देखते हैं कि एक कफील बाहर खड़े होकर किसी को ढूंढ रहा है। वो शेख इनके पास आकर अरबी में बात करता है। इन्हीं तो अरबी की जुबान समझ में नहीं आती और ये दोनों से अपनी बात सही तरह समझा नहीं पाते, इसलिए वो वहां से चला जाता है। मगर थोड़ी देर के बाद वो कफील दोबारा पलट आता है। वो इनके वीजे और पासपोर्ट चेक करता है और इन्हें अपने साथ ट्रक में ले जाने लगता है। नजीब और हकीम सोचते हैं कि शायद यही हमारा कफील है, मगर फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं कि श्रीलंका से जितने भी लोग आए थे उन सबको कफील एसी वाले बस में लेकर जा रहे थे और हमें ये ट्रक में लेकर जा रहे हैं। मगर फिर भी उसके ट्रक में सवार होकर चल पड़ते हैं। हकीम गाड़ी से नीचे झांक कर कफील को कहता है कि गाड़ी एक दफा रोके, हमें घरे कॉल करनी है, लेकिन कफील उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ये कफील एक लंबा सफर तय करने के बाद रेगिस्तान में पहुंचता है और वहां जाकर गाड़ी की ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद ये तीनों नीचे उतर आते हैं और वहां पर एक और कफील भी आ जाता है। तो ये कफील नजीब के छोटे भाई हकीम को उसके हवाले कर देता है और नजीब को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाता है, जबकि दोनों चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा मत किया जाए, लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनते। ये कफील नजीब को एक और शेख के पास ले जाता है। नजीब को उसके हवाले करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कहानी पीछे माजी की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि नजीब अपने गांव में रहता है। वहाँ पर वो दरिया से रेत निकालने का काम किया करता था। वो अपने एक दोस्त को देखता है जो गल्फ की सिगरेट पी रहा होता है। वो उससे पूछता है कि ये सिगरेट कितने में आती है और तुम इतना पैसा कहाँ से कमाते हो। तो वो उससे बताता है कि मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ और मुझे अपने काम के बदले में अच्छा खासा मुआवजा मिलता है। नजीब उससे पूछता है कि उसके वीजे में कितना खर्चा आ जाता है। वो कहता है सिर्फ 30,000 रुपए लगते हैं और अगर तुम एक दफा वहाँ पर चले जाओ 2 माह में आसानी से पैसे वापस आ जाते हैं। अब नजीब के पास इतने पैसे नहीं होते। वो अपना घर गिरवी रखकर 30,000 रुपए लेता है। वो पैसे ले जाकर अपने उस दोस्त के मामू को दे देता है, क्योंकि वो सऊदी अरब के लिए एजेंट के तौर पर काम किया करता था। फिर हम नजीब की वाइफ सैनू को देखते हैं, जिसके दोनों भाई गल्फ में काम करते थे। सैनू जो कि प्रेग्नेंट भी है, वो नजीब के लिए बहुत सारे पकवान बनाती है ताकि वो उन पकवानों को नजीब के साथ भेज सके। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इस रेगिस्तान में बाहर ज्यादा ठंड होने की वजह से नजीब शेख के टेंट के अंदर सो जाता है। जब शेख की उस पर नजर पड़ती है तो वो उसे लात मारकर जगा देता है और उसे अपने टेंट से बाहर निकाल देता है। जब सुबह हो जाती है तो नजीब एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो बकरी का दूध निकाल रहा था और इसे हिंदी जुबान बोलना आती थी। नजीब उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मैं तो अपना नाम ही भूल चुका हूँ। हिंदी बोलने वाला आदमी नजीब को दूध देकर कहता है कि जाकर शेख को दे आओ, लेकिन नजीब को हिंदी जुबान भी समझ में नहीं आती और वो समझता है कि शायद दूध उसी को दिया जा रहा है। वो दूध लेकर खुद ही पीने लग जाता है। फिर वो आदमी उसको डांटता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर जाकर नजीब वो दूध शेख के पास लेकर जाता है। उसकी फिर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है। उसे कहता है कि शायद मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, प्लीज मुझे वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दें, मेरा कफील वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। के आगे काफी गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो कफील उसे का दे देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा मुकद्दर यहीं पर है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात वाला बूढ़ा कफील भी आ जाता है जो इसे यहाँ पर छोड़ कर गया था। ये फिर से इन दोनों की मिन्नत समाजत करने लग जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे मेरे कफील को एक दफा फोन तो करने दे प्लीज, मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आया था। वो बूढ़ा कफील नजीब से उसका एड्रेस और फोन नंबर लेकर फाड़ देता है, जिसके बाद नजीब मजीद गिड़गिड़ाता है कि मेरे पास एक ही सबूत था, एक ही एड्रेस था, वो भी आप लोगों ने फाड़ दिया। अब मैं अपने कफील को कैसे ढूंढूंगा। जब ये दोनों शेख बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो ये नजीब को भी एक रोटी देते हैं और उसे कहते हैं यहाँ पर कोई चिकन बोटी नहीं है, इसलिए आप इस रोटी को पानी में भिगो कर खाएं। नजीब रोटी को पानी में भिगोकर बड़ी मुश्किल से खाता है। इसके बाद नजीब हिंदी बोलने वाले आदमी के पास जाता है और उससे मेन सड़क पूछता है। वो कहता है कि मैं तो सड़क को भी भूल गया हूँ और मैं तो ये बात भी भूल गया हूँ कि मुझे यहाँ पर रहते हुए कितने साल बीत गए हैं। नजीब रात के वक्त एक टूटी हुई गाड़ी में सोकर अपनी वाइफ को याद करने लग जाता है। इन दोनों को एक छोटा सा सपना होता है कि जब नजीब गल्फ चला जाएगा तो ये अपने घर को मुरम्मत करेंगे, जब इनका बेबी दुनिया में आएगा तो उसे एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे और अपने लिए एक बोट भी खरीदेंगे। फिर नजीब को आखिर पे वो सीन याद आता
आता है जब ट्रेन चल रही थी और उसकी वाइफ उसे गुड बाय कह रही थी। ऐसा करते समय उसकी आंखों में कितने ज्यादा आंसू भरे हुए थे। अगले दिन टैंकी में पानी भरने वाला एक आदमी आता है। नजीब उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ शहर ले जाओ। तो ऊपर से बूढ़ा कफील आ जाता है जो बेल्ट लेकर नजीब को मारने लग जाता है और उससे पूछता है कि तुम इससे क्या बात कर रहे थे। जब नजीब इस शेख को रोकने की कोशिश करता है तो शेख अंदर से जाकर अपनी गन ले आता है और फिर उस गन से नजीब को बहुत मारता है। जब शेख वहां से चला जाता है तो नजीब फिर से अपने माजी को याद करने लग जाता है। तो उसे याद आता है कि यहाँ पर वो पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। उसे यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं है, बल्कि रेत से उसे अपना जिस्म साफ करना पड़ता है। और जब वो अपने गांव में था वहाँ तो पानी की जरा भी कमी नहीं थी। वो अपनी वाइफ के साथ जाकर दरिया में नहाया करता था। अगले दिन वो शेख नजीब के पास आता है और उससे कहता है कि जाओ भेड़ बकरियों का दूध निकालो, लेकिन नजीब को ये काम करना नहीं आता। इस पे वो शेख उसे बहुत डांटता है और उसे दूध निकालना भी सिखाता है। नजीब न चाहते हुए भी इन भेड़ बकरियों का दूध निकालता है। इसके बाद नजीब को भेड़ बकरियां चराने का काम सौंप दिया जाता है। जब नजीब भेड़ बकरियां चरा रहा था तो दो भेड़ें आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। जब नजीब उन्हें रोकता है तो वो उल्टा उसी पर हमला कर देती हैं। भेड़ के टक्कर मारने की वजह से नजीब की कमर पर काफी चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब ऊपर से बूढ़ा कफील आ जाता है और वो गोली चलाकर तमाम भेड़ों को वहां से भगा देता है। फिर नजीब को लात मारकर कहता है कि चलो अपने काम पर लग जाओ। नजीब फिर उसके आगे गिड़गिड़ाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गालियां देते हुए यहाँ से चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन नजीब अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखता है तो अपनी इतनी बुरी सूरत हाल देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसका रंग काला हो चुका है और सर के दाढ़ी के बाल भी काफी बढ़ चुके हैं। उसकी शक्ल टोटली चेंज हो गई है। नजीब शीशे के एक टुकड़ा लेकर अपनी दाढ़ी काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और रोने लग जाता है। उसे अपनी मॉम की याद आने लग जाती है। वो उससे बातें करने लग जाता है, कहता है कि मॉम मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं कई दिनों से प्यासा हूँ और न जाने कितने ही दिन बीत गए, मैंने कभी पेट भरकर खाना भी नहीं खाया। ये सोचते हुए वो जी भर कर रोता है। इसके बाद नजीब खुदकुशी करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसके नीचे नजर पड़ती है कि कुछ गिद्ध एक लाश को खा रहे हैं। जब वो नीचे जाकर देखता है तो वो लाश उसी हिंदी बोलने वाले आदमी की थी। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाता है। इतने में वो गिद्ध उस पर भी हमला कर देते हैं तो नजीब वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। एक दफा मौका पाकर नजीब वहां से भागने लगता है तो वो बूढ़ा कफील उसे देख लेता है और उसे पकड़कर उसकी टांग भी तोड़ देता है और एक बहुत बड़े डंडे के जरिए उसको खूब मारता है। फिर रात के वक्त उसे एक जगह पर बांध देता है ताकि वो दोबारा यहाँ से भाग ना सके। रात के वक्त नजीब को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन वो उसे पानी नहीं देता। नजीब देखता है कि एक जगह पर बहुत से जानवर पानी पी रहे हैं तो फिर वो भी जानवरों की तरह झुककर मुंह से पानी पीता है। एक दिन जब नजीब भेड़ बकरियां चरा रहा होता है तो रेगिस्तान में अचानक बर्फ की बारिश होने शुरू हो जाती है। तो नजीब अपनी भेड़ बकरियों को ले जाकर एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो उस गुफा के दूसरी जानब जाता है तो उसे वहां पर कोई और नहीं बल्कि अपना भाई हकीम दिखाई देता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और रोते रहते हैं। हकीम नजीब से कहता है कि वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। हकीम कहता है कि नजीब भाई हम क्यों ना यहाँ से भाग जाएं। नजीब कहता है कि मैंने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, सहरा ही सहरा है और हमें कहीं पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इतने में हकीम दूर से अपने कफील को देख लेता है और यहाँ से चला जाता है। एक दिन नजीब भेड़ बकरियां चरा रहा होता है कि उसका भाई दूर से उसे इशारा करता है और एक कागज वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उस खत में हकीम नजीब को बताता है कि मेरे साथ एक अफ्रीका का आदमी इब्राहिम भी रहता है, उसे यहाँ के सब रास्ते मालूम है, वो हम दोनों को यहाँ से ले जाएगा। अगले दिन ये तीनों नजीब, हकीम और इब्राहिम एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नजीब की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। सही खाना न मिलने की वजह से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही और वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। इब्राहिम उन्हें बताता है कि बड़े कफील की बेटी की शादी होने वाली है और ये सब वहाँ शादी पर चले जाएंगे और पीछे से हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ दिनों बाद वो शेख शादी पर चले जाते हैं तो नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि उसे नहाए हुए पता नहीं कितना अरसा बीत गया था। फिर वो अपनी वही पैंट शर्ट उठाकर पहनता है जिस पैंट शर्ट में उसे हमने सबसे पहले देखा था। वो पैंट उसे काफी ज्यादा लूज हो चुकी थी क्योंकि नजीब अब बहुत कमजोर हो चुका था। इसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते इसी सहरा में इनको रात पड़ जाती है। तो जहाँ ये रुकते हैं तो इनके पास एक काफिला भी रुका होता है। इन्हीं बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो इब्राहिम जाकर उनसे पानी मांगता है तो वो काफिले वाले इनको पानी देने की बजाय इन पर गोले चलाना शुरू कर देते हैं। वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। ये काफी देर भागते रहते हैं लेकिन फिर थक हार कर गिर पड़ते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इनके चारों तरफ सहरा ही सहरा है, कहीं कोई सड़क नाम की चीज नहीं है। मतलब ये रास्ता भटक चुके थे और अब ये तीनों इसी सहरा की खुराक बनने वाले थे। अब इब्राहिम को भी कुछ नहीं मालूम कि किस तरफ जाना है, लेकिन फिर भी ये एक तरफ को चल
पड़ते हैं। हकीम देखता है कि थोड़ा दूर एक ऊंटनी पानी पी रही है तो वो उस तालाब की तरफ भागने लगता है, लेकिन इब्राहिम उसे कहता है कि वहां पर पानी नहीं है। जब हकीम वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है वहां पर पानी सचमुच में नहीं था, बल्कि एक ऊंटनी मरी पड़ी थी। फिर इसी रेगिस्तान में जब ये तीनों नमाज पढ़ रहे होते हैं तो रेगिस्तान के जहरीले सांप बाहर निकलते हैं। इब्राहिम उन सांपों को घेरे से हकीम को तो निकाल लेता है, लेकिन नजीब वहां पर फंस जाता है। इब्राहिम नजीब से कहता है कि तुमने जरा भी नहीं हिलना, तो नजीब वहां पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कोई पत्थर हो। थोड़ी देर के बाद सारे सांप वहां से चले जाते हैं। पाँव में जूता न होने की वजह से नजीब के पाँव में जख्म पड़ चुके हैं। इब्राहिम अपना कोट निकालकर उसके पाँव पर बांध देता है। ये सहरा के अंदर भूखे प्यासे कई दिनों से सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी हालतें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। हकीम की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है, जिसे इब्राहिम अपना पसीना भी पिलाता है, लेकिन पानी न मिलने की वजह से दूसरे दिन हकीम की मौत हो जाती है। अपने भाई की लाश पर नजीब बहुत रोता है। फिर कुछ ही देर के बाद रेगिस्तानी तूफान आना शुरू हो जाता है। इब्राहिम बड़ी मुश्किल से नजीब को उस तूफान से निकाल लेता है, लेकिन उस तूफान की वजह से हकीम की लाश गुम हो जाती है। भूखे प्यासे होने की वजह से अब इन दोनों की हालत भी बहुत खराब हो रही है। इब्राहिम में भी अब ज्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी ये मुसलसल चलते रहते हैं। नजीब उस तालाब की तरफ भागने लगता है और जाकर पानी पीने ही वाला होता है कि उसे इब्राहिम मना कर देता है। शायद उस तालाब का पानी जहरीला था। इब्राहिम को यहाँ पर एक कांच की बोतल मिलती है तो उसे अपने होंठों के साथ लगाकर एक धुन निकालता है। उसकी धुन सुनकर वहाँ पर कुछ परिंदे आकर मंडलाने लगते हैं। उन परिंदों को देखकर इब्राहिम को पता चल जाता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ये उस डायरेक्शन में चलते रहते हैं, लेकिन अब नजीब की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, उससे अब चला भी नहीं जाता। फिर ये रात के वक्त एक जगह पर सो जाते हैं। जब सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास इब्राहिम कहीं पर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इब्राहिम यहाँ से चला गया था और जाते हुए उसने नजीब के लिए पानी की एक बोतल छोड़ी थी। नजीब उस पानी को पीता है और फिर अपना सफर कंटिन्यू करता है। 2 दिन सफर करने के बाद नजीब को एक सड़क नजर आती है। वो इस सड़क पे खड़ा हो जाता है और बहुत सारी गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार ही नहीं। एक शेख उस पर रहम खाकर अपनी गाड़ी रोकता है, नजीब को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे पानी पिलाता है और फिर उसे शहर में छोड़ देता है। शहर में नजीब को एक मलयालम का बंदा मिल जाता है जो इसे अपने पास ले जाता है, इसके सर के बाल कटवाता है, इसकी शेव करवाता है, उसे नहलाता धुलाता है, इसको अच्छा खाना खिलाता है और फिर इसका इलाज भी करवाता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। नजीब की कुछ हालत बेहतर होती है। तब वो उस मलयालम को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। वो नजीब को घर बात करने के लिए टेलीफोन देता है, जहाँ पर नजीब को पता चलता है कि उसे 4 साल बीत गए हैं घर में बात किए हुए, और यहाँ पर इस सहरा की मार खाते हुए वो अपनी वाइफ से, अपनी मॉम से बातें करता रहता है और साथ साथ रोता रहता है। वो मलयालम नजीब को सऊदी अरब की पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि नजीब के पास अकामा भी नहीं था और सऊदी अरब की पुलिस जिसके पास अकामा ना हो उसे वापस उसके देश में भेज देती है। यहाँ पर नजीब को इब्राहिम की तस्वीर नजर आती है, मगर वो समझ नहीं पाता कि इब्राहिम क्या गुम हो गया है या फिर मर चुका है। जिन लोगों के पास अकामे नहीं थी सब लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, तो वहाँ पर कुछ कफील आ जाते हैं। उनमें से एक कफील एक आदमी को बहुत मारने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी होता था कि कई लोग आकर कफीलों को लूट लेते थे, उनसे काम करने के पैसे भी ले लेते थे और काम भी नहीं करते थे। यहाँ पर बूढ़ा कफील भी आ जाता है और वो नजीब को पहचान लेता है और वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारा कफील नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हारा कफील होता ना तो आज मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करता और तुम्हें यहाँ से ले भी जाता। तब नजीब को पता चलता है कि ये तो उसका कफील ही नहीं था और वो इन 4 सालों को याद करके रोने लग जाता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। 3 माह वहाँ पर जेल में गुजारने के बाद इन सब को सऊदी अरब की हुकूमत वापस इंडिया भेज देती है। वापस आकर नजीब अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गल्फ कंट्री से कुछ भी नहीं ला सका, मगर मैं तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए एक चीज लेकर आया हूँ और वो है मेरी जिंदगी। इस तरह हमारी इस मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये सिर्फ नजीब की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें प्रदेश में जाकर धोखा मिलता है और वो सारी उम्र धक्के खाते रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नई नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया।